अध्यारोपण के सिद्धांत में लिखें, जब दो या दो से अधिक तरंगे, जब दो या दो से अधिक तरंगे संचरित होती हुई किसी बिंदु पर, जब दो या दो से अधिक तरंगे संचरित होती हुई किसी बिंदु पर, जब दो या दो से अधिक तरंगे संचरित होती हुई किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो, अध्यारोपित होती है तो, अध्यारोपित होती है तो उस बिंदु पर, अध्यारोपित होती है तो उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन, उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन अध्यारोपित होने वाली, अध्यारोपित होने वाली तरंगों द्वारा, अध्यारोपित होने वाली तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के, अध्यारोपित होने वाली तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होता है, मतलब बराबर होता है। अब इसको थोड़ा समझ ले में, अध्यारोपित होने वाली तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होता है। तो आपने लिखा जब दो या दो से अधिक तरंग, चित्र बनाना नहीं है ना, जैसे एक तरंग संचित होकर आ रही है, दूसरी तरंग इधर से संचित होकर आ रही है, तीसरी तरंग यहाँ से संचित होकर आ रही है, तो किसी एक बिंदु पर मान लो तीनों तरंगे मिल रही है, तो कोई एक तरंग माध्यम के माध्यम का कुछ विस्थापन उत्पन्न कर रहा है। याद है ना, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, डोरी में उत्पन्न तरंगे, ध्वनि तरंगे, और विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत चुंबकीय एक तरह से डिस्टरबेंस होता है, विद्युत चुंबकीय विक्षोभ होता है, विद्युत चुंबकीय विस्थापन होता है, विद्युत और चुंबकीय विस्थापन होता है। तो कोई सी भी तरंग हो, यांत्रिक तरंग हो या प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंग, कोई भी तरंग हो, वो कुछ ना कुछ विस्थापन उत्पन्न करती है। तो अगर कोई एक तरंग y1 विस्थापन उत्पन्न कर रही है यहाँ पर, दूसरी तरंग y2 विस्थापन उत्पन्न कर रही है इसी बिंदु का, और तीसरी तरंग y3 विस्थापन उत्पन्न कर रही है सेम पॉइंट पर, तो इस बिंदु का परिणामी विस्थापन क्या होगा? तो इन सभी विस्थापनों का सदिश योग जो भी होगा वही इस कण का परिणामी विस्थापन होगा। किसके अनुसार? अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाना, मिक्सअप हो जाना। अध्यारोपण मतलब एक तरंग आ रही है, दूसरी तरंग भी उसी के ऊपर, तीसरी तरंग भी उसी के ऊपर, तो किसी एक बिंदु का परिणामी विस्थापन क्या होता है, इसकी जानकारी हमें मिलती है अध्यारोपण के सिद्धांत में। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगे संचरित होती हुई किसी एक बिंदु पर परस्पर एक दूसरे के ऊपर, है ना, अध्यारोपित होती है, तो परिणामी विस्थापन, है ना, माध्यम के कण का परिणामी विस्थापन विभिन्न तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होता है। लिखिए, अर्थात y बराबर ऐसे लिखना, y1 प्लस y2 प्लस और 3 डॉट लगा देना। इन 3 डॉट का मतलब है दो या दो से अधिक, दो तो होगी ही होगी, दो से अधिक कितनी भी हो सकती है, दो तो कम से कम होगी ही होगी। तो विस्थापन की बात होती है। 11th में एक और बात बताई जाती है, किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है, तीव्रता, इंटेंसिटी, वो उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। 11th में एक समीकरण बताई जाती है, y बराबर a sin ओमेगा t। किसी तरंग गति में कण का विस्थापन इस समीकरण से दिया जाता है। यहाँ पर y होता है किसी समय विस्थापन और a होता है आयाम। आयाम मतलब माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, और ये t क्या है? समय। समय के साथ साइन ओमेगा टी का मान बदलता रहता है।
अधिकतम मान +1 और न्यूनतम मान -1 के बीच बदलता ही रहता है साइन ओमेगा टी का मान, और a जो है वो साइन ओमेगा टी से गुणा में है, इसलिए y का मान जो है वो अधिकतम +a और y का न्यूनतम मान -a के बीच में बदलता रहता है। दोलन गति होती रहती है माध्यम के कणों की, और ऊर्जा संचरित होती रहती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो तरंग अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा लेकर जाती है। तो एक तो ये याद रखना है आपको 1 नंबर में, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए व्यतिकरण, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना। कोई अटक गया क्या पीछे? ठीक है ना, कुछ लिखना नहीं है ना, बस ये लिखना था, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं लिखना है। ये मैं आगे बताऊंगा, तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ओके, तो अब आपको लिखना है नेक्स्ट हेडिंग व्यतिकरण। व्यतिकरण, तो इस चैप्टर में व्यतिकरण और विवर्तन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी अध्यारोपण का सिद्धांत और ये सब साथ में ही है इंपॉर्टेंट। व्यतिकरण, अब अध्यारोपण के सिद्धांत में तो हमने बस एक सिद्धांत लिखकर छोड़ दिया, व्यतिकरण में एक परिभाषा होगी और एक बड़ा सा टॉपिक है। ठीक है, उसमें सूत्र निकालेंगे। कुछ बच्चों ने 11th में अगर तरंग पढ़ा है तो उनको याद भी आती रहेगी कि ऐसा कुछ 11th में भी किया था, और नहीं पढ़ा है तो भी दिक्कत नहीं है, अभी ध्यान से पढ़ ले। व्यतिकरण लिखें, लिखिए जब समान आवृत्ति, जब समान आवृत्ति व लगभग समान आयामों की दो तरंगे, जब समान आवृत्ति व लगभग समान आयामों की दो तरंगे एक ही दिशा में, एक ही रेखा के अनुदिश, एक ही दिशा में, कॉमा, एक ही रेखा के अनुदिश, एक ही रेखा के अनुदिश संचरित होती हुई परस्पर अध्यारोपित होती है तो, परस्पर अध्यारोपित होती है तो, परस्पर अध्यारोपित होती है तो बनने वाली परिणामी तरंग, बनने वाली परिणामी तरंग, तो अभी पूरा नहीं हुआ है, ध्यान रखें। दो तरंगे अगर एक ही दिशा में, एक ही रेखा पर, जैसे एक रेखा है ना, इस पर एक तरंग संचरित होती हुई जा रही है, इधर दूसरी तरंग भी इसी रेखा के अनुदिश संचरित होती हुई जा रही है, उनकी आवृत्तियां समान है, आयाम एग्जैक्टली समान तो नहीं है, लगभग समान है, बहुत अंतर नहीं है उसमें। तब पहली तरंग और दूसरी तरंग एक दूसरे की ऊर्जा को, है ना, मिक्सअप कर लेती है, एक दूसरे में मिश्रित हो जाती है, और दोनों ही तरंगे अपना अस्तित्व खो देती है, और क्या बनाती है, दोनों मिलकर एक नई तरंग बना लेती है। दोनों खत्म, अब एक नई तरंग बन जाती है उनकी जगह, और वो जो नई तरंग होती है उसको कहते हैं परिणामी तरंग। लिखा है भी आपने, बनने वाली परिणामी तरंग का आयाम तथा तीव्रता, लिखिए, का आयाम तथा तीव्रता, का आयाम व तीव्रता कहीं अधिकतम तो कहीं न्यूनतम प्राप्त होते हैं, कहीं अधिकतम तो कहीं न्यूनतम प्राप्त होते हैं, कहीं अधिकतम तो कहीं न्यूनतम प्राप्त होते हैं। इस घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं, इस घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अब आयाम तो आप जानते हैं मोस्ट ऑफ सभी,
कि तरंगों में आयाम क्या होता है, माध्य स्थिति से कण का अधिकतम विस्थापन एक होती है, अभी अभी कह रहा था आयाम, और दूसरी होती है तीव्रता। तो तीव्रता कोई अलग भौतिक राशि नहीं है, तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, और समानुपाती नियतांक कोई के लगा दिया जाए। तो अगर आयाम ज्यादा होगा तो तीव्रता ज्यादा होगी, आयाम कम होगा तो तीव्रता कम होगी, आयाम अधिकतम होगा तो तीव्रता अधिकतम, आयाम न्यूनतम तो तीव्रता न्यूनतम। तो यही लिखा है आपने। तो जब दो तरंगे बन जाती, दो तरंगों के अध्यारोपण से एक तरंग बन जाती है, तो उस परिणामी तरंग का आयाम व तीव्रता कहीं अधिकतम तो कहीं न्यूनतम प्राप्त होने की घटना को क्या कहते हैं, तरंगों का व्यतिकरण। अब ये तो केवल परिभाषा है, इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तब और बात क्लियर होगी। तो हेडिंग लिखिए व्यतिकरण का, यह बड़ा टॉपिक शुरू हो रहा है, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस, व्यतिकरण का गणितीय विवेचन। ओके, अब इसमें हमें दो तरंगे माननी होगी जिनका हम व्यतिकरण करवाएंगे, है ना। अब दो तरंगे हम कैसे मानेंगे, उसके विस्थापन समीकरण कैसे लिखेंगे, तो हम मान लेंगे पहली तरंग का आयाम a1 है, दूसरी तरंग का आयाम a2 है, इनमें ज्यादा अंतर नहीं है, मान लो ये 2.5 है तो ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यस, ये आपके साथ के कोई है क्या, बैठिए। y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये फाइव क्या है, कला कोणों का अंतर, ओमेगा टी एक कला कोण है, ओमेगा टी प्लस फाइव दूसरा कला कोण है। तो ओमेगा टी पहली तरंग का कला कोण है, ओमेगा टी प्लस फाइव दूसरी तरंग का कला कोण है, और फाइव क्या है, दोनों तरंगों के कला कोणों का अंतर, जिसको कलांतर भी कहते हैं, कला कोणों का अंतर, कलांतर, ये कौन ही होता है। तो a1 क्या है आयाम, a2 क्या है आयाम, पहली तरंग का, ये दूसरी तरंग का। y1 क्या है, किसी समय t पर पहली तरंग द्वारा उत्पन्न विस्थापन, y2 क्या है, किसी तरंग, किसी दूसरी तरंग द्वारा t समय पर उत्पन्न विस्थापन, ठीक है। और इन दोनों तरंगों के आवृत्ति जो है, आवृत्ति उसको देखिए आप, इसे कहते हैं कोणीय आवृत्ति, और कोणीय आवृत्ति को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई न्यू। तो ओमेगा ओमेगा, दोनों तरंगों में ओमेगा सिंबल एक जैसा है, इसका मतलब कोणीय चाल समान है। तो कोणीय चाल, कोणीय आवृत्ति समान है तो आवृत्ति भी समान होगी। व्यतिकरण की परिभाषा में, केवल व्यतिकरण की जो परिभाषा है उसमें कौन समान है, आवृत्ति समान है। अगर आप आवृत्ति समान नहीं लिखते हैं तो व्यतिकरण की परिभाषा गलत। व्यतिकरण होता ही कब है, जब समान आवृत्ति की तरंगे एक ही रेखा पर एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है। समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही रेखा पर एक ही दिशा में, देखो एक रेखा पर दो दिशाएं होती है, उल्टा भी तो हो सकता है, लेकिन एक ही रेखा पर एक ही दिशा में संचरित होती हुई अगर अध्यारोपित होती है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, तो उन दोनों के अध्यारोपण से नई तरंग निर्मित होती है, और उसकी आवृत्ति, उसका आयाम, उसकी तीव्रता कभी अधिकतम न्यूनतम प्राप्त होने की घटना को कहते हैं व्यतिकरण। लिखिए गणितीय विश्लेषण में, माना माना a1 व a2 आयामों तथा, माना a1 स्मॉल a1 a2 है ना, माना a1 व a2 आयामों तथा तथा ओमेगा कोणीय आवृत्ति तथा ओमेगा कोणीय आवृत्ति की दो तरंगे, की दो तरंगों, की दो तरंगों का किसी समय t पर, स्मॉल t का किसी समय t पर, तरंगों का किसी समय t पर विस्थापन क्रमशः, किसी समय विस्थापन क्रमशः y1 व y2 है, किसी समय विस्थापन y1 व y2 है, तब
है तब y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी। तो हमने बता दिया है कि पहली तरंग का आयाम a1 है, कोणीय आवृत्ति कोणीय चाल ओमेगा है, तो किसी समय t पर विस्थापन y1 ये होता है। व y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखिए, और नीचे लिख देना यहां फाई बराबर कलांतर। यहां फाई क्या है? कलांतर। कलांतर, कला कोणों का अंतर, कलांतर, फेज डिफरेंस कहते हैं इसको। चलिए, तो अब दो तरंगे आपने मान ली, इसका मतलब आपको क्या क्या पता है? आपको a1 पता है, आपको a2 पता है, आपको फाई पता है। a1, a2 और फाई के पदों में अब हम परिणामी तरंग का समीकरण निकालेंगे, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण निकालेंगे। किसको काम में लेकर? अध्यारोपण के सिद्धांत को काम में लेकर। जैसे पहली तरंग है, जैसे दूसरी तरंग है, वैसे ही परिणामी तरंग होगी, उसका समीकरण व्युत्पत्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लिखिए। अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग का विस्थापन, अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग का विस्थापन, देखो अध्यारोपण का सिद्धांत, तो व्यतिकरण में तो दो ही तरंगे होती है, तो y बराबर y1 प्लस y2, यहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। इस y1 की जगह मैं y1 का सूत्र लिख रहा हूं a1 साइन ओमेगा टी, y2 की जगह a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो अगर कोई कंपटीशन एग्जाम आप देते हो तो 11th या 12th दोनों में तरंग है, तरंग से संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो इस टॉपिक में जो सूत्र आप व्युत्पत्त करोगे वो आपके दोनों ही क्लासों में समान रूप से काम आते हैं। 11th पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, यहाँ पर आपके वो सूत्र रिवाइज हो जाते हैं। ओके, तो मान रख दिए सभी ने। एक सूत्र होता है, मैं बता देता हूं, साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है मैथमेटिक्स में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसे कहते हैं साइन ए प्लस बी का सूत्र। मैथ वाले भली भांति इससे परिचित होंगे, और भी सूत्र काम आएंगे आगे। तो साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का भी होता है, कॉस ए प्लस बी का भी होता है, कॉस ए माइनस बी का भी होता है। सबसे पहला सूत्र यही होता है जो इस टॉपिक में यहाँ पर काम आता है, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूं ना मैं, तो इसका मतलब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस पर हम ये सूत्र लागू कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? तो कीजिए लागू, लिखिए y बराबर a1 साइन ओमेगा टी ऐसा का ऐसा, a2 ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट के अंदर लिख दें साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। लग गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, याद रखना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसलिए सूत्र मैंने अलग से बता दिया, अगर किसी को हाँ पहली बार पता लगा हो तो इसका ध्यान रखना है, हो सकता है काफी बच्चों को नहीं पता होगा। अब a2 को अंदर ब्रैकेट में गुणा करना है, a2 को अंदर गुणा करना है, तो क्या मिलेगा? y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई। हाँ भाई, जो घर से पढ़ रहे हैं सही सुनाई दिखाई दे रहा है ना? एक दो जने बता दे। यस सर। ठीक चल रहा है मामला? अरविंद ठीक है भाई। a1 साइन ओमेगा टी, अब ये a2 को इससे तो गुणा कर दिया, प्लस इस पद से भी तो गुणा करना है, तो क्या लिखें? a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। हो गया काम, ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है। कितने पद हैं? 3 पद, 3 है ना। पहला पद है a1 साइन ओमेगा टी, दूसरा a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई, तीसरा a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ये 3 पद हैं। हमें परिणामी तरंग के समीकरण ऐसे कुछ बनाने हैं इनमें से, इनके जैसा। तो इसको अभी परिवर्तित करते करते ऐसा कुछ बना देंगे हम,
उसे कहेंगे परिणामी तरंग का समीकरण। उसको बनाने के लिए हमें देखो कितने पापड़ अभी बेलने पड़ेंगे। देखिए पहले पद और दूसरे पद में से कुछ कॉमन आ रहा है, दिख रहा है? पहले पद और दूसरे पद में से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है, और वो कॉमन आता हुआ क्या दिख रहा है? साइन ओमेगा। लिखिए साइन ओमेगा टी ब्रैकेट के अंदर a1 प्लस a2 कॉस फाई ब्रैकेट क्लोज प्लस तीसरा पद ऐसा का ऐसा a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो पहले और दूसरे पद में से साइन ओमेगा टी कॉमन लेकर ऐसा लिखा। तो अब इनको कहते हैं ये दो पद हो गए, ये पूरा का पूरा अब एक पद है, गुणा में है ना, और ये दूसरा पद है, दो पद हो गए। अभी एक में बदल देंगे इसको। देखिए अब जो बिना टी वाले पद है, टी मतलब समय, समय मतलब चर राशि, विदाउट टी वाले जो पद हैं, बिना टी वाले पद, उसको हम लेट करेंगे। लेट मतलब मान लेंगे। गणित का एक तरीका होता है माना, है ना, तो वो बहुत महत्वपूर्ण काम है इस टॉपिक का। तो किससे मानते हैं? जिसमें स्मॉल टी समय नहीं हो, उन पदों को मान लेते हैं। तो मैं बताता हूं किस किस को क्या क्या मानेंगे। तो यहाँ पर इसे समीकरण 1 दे दो। अब इसमें कुछ मानते हैं, और वो जो मानेंगे वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। लिखिए माना a1 प्लस a2 कॉस फाई बराबर a कॉस थीटा। या थोड़ा सा और तरीके से लिखवाता हूं, आपने जो माना लिखा है ना, उसके आगे एक पूरी लाइन बताता हूं आपको। माना a व थीटा परिणामी तरंग के आयाम व कलांतर हैं, तब। तो आपने क्या माना? a व थीटा परिणामी तरंग जो हम निकालने वाले हैं उसका आयाम है और उसका कलांतर है। जैसे दूसरी तरंग का आयाम क्या है? a2, कलांतर क्या है? फाई। पहली तरंग का कोई कलांतर नहीं है, शून्य। तो पहली और दूसरी के बीच कलांतर फाई है। तो मान लेते हैं परिणामी तरंग का पहली तरंग के सापेक्ष कलांतर थीटा है। तो जैसे आप ये मानते हो, तब आप a1 प्लस a2 कॉस फाई को क्या लिख सकते हो? एक कॉस थीटा। कॉस ये यहाँ पर, फाई यहाँ कॉस थीटा है। देखो इसमें कोई टी है क्या? इसमें कोई टी वाला पद नहीं है, तो विदाउट टी वाली। अब देखिए इधर, यहाँ पर एक तो a2 और एक साइन फाई। a2 साइन फाई ये है बिना टी वाला पद। भाई कॉस ओमेगा टी में तो टी है, तो देखिए व a2 साइन फाई बराबर a साइन थीटा। ये दो चीजें मानी मैंने, और बिना टी वाले पद को केवल, जिसमें साइन फाई है तो यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस फाई है तो कॉस थीटा, है ना। और आप मुझे बताओ साइन थीटा कॉस थीटा का कोई मात्रक होता है क्या? नहीं, ये विमाहीन अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं इनको, विमाहीन अनुपात होते हैं। आयाम का मात्रक होता है सेंटीमीटर या मीटर। तो ये कैपिटल ए भी तो आयाम ही है सेंटीमीटर या मीटर में। तो विमीय दृष्टि से ये दोनों तरफ बात सत्य है। यहाँ भी सेंटीमीटर या मीटर में कुछ लंबाई है, यहाँ भी सेंटीमीटर या मीटर में कुछ लंबाई ही है। तो कॉस फाई है तो यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन फाई है तो यहाँ साइन थीटा। ठीक है, समीकरण इसको 2 और इसको समीकरण 3। अब ये जो समीकरण 2 और 3 हमने हमारी तरफ से माने हैं, और आपको ज्यादा अपनी तरफ से कुछ नहीं मानना है, यही मानना है। ये स्टैंडर्ड तरीका है ना, बड़ा मानक तरीका है। हम लोग जब पढ़ते थे तब से यही मानते आ रहे हैं। और हम लोग क्या, हमारे टीचर भी बताते थे कि वो पढ़ते थे तब से यही मानते आ रहे हैं। जब से व्यतिकरण का गणितीय विवेचन चला आ रहा है, सिलेबस में पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है, इन टी रहित पदों को बस यही मानते हैं। कारण कारण अभी समझ में आएगा, सरलीकरण हो जाएगा बड़ा आराम से। देखिए, और गणित का एक और नियम, जो भी चीज मानी जाती है ना, उसको ज्ञात भी कर लेते हैं बाद में।
तो जब इन मानी हुई राशियों को आप ज्ञात कर लेंगे, किन के पदों में, ज्ञात राशियों के पदों में, 1 2 3 ये ज्ञात राशियां हैं, तब आपको और संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ जो माना था उनके सूत्र और आ गए हमारे पास। लिखिए, समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर, समीकरण 1 में 2 व 3 से मान रखने पर एक्चुअल में मैं आती है आज हाइगेन का तरंगाग्र सिद्धांत जो है ना उसको और समझाने वाला था, लेकिन समझाता तो 7-8 बच्चों को बाउंस मारता वो, क्योंकि कला कौण, कलांतर, तरंगाग्र और ये सब सुबह ही पढ़ाया था। तो इस क्लास के बाद मैं ग्रुप में जो भी विद्यार्थी है ना जो उपस्थित नहीं हो पाए थे वो मुझे घर पे जाकर व्हाट्सएप कर देना, है ना। वो जो 35-40 मिनट की क्लास है ना उसकी रिकॉर्डिंग उनको मैं सेंड कर दूंगा जो व्हाट्सएप कर देंगे, या ग्रुप में भेजे। ग्रुप में फालतू आप दूसरे बच्चे अपना टाइम वेस्ट करेंगे फिर। रखे मान तो मैसेज कर देना, जिन जिन जो एब्सेंट थे वो मैसेज कर देना। समीकरण 1 में मान रख दिया होगा आपने, तो y बराबर क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट में लिख देता हूं a cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी ऐसा का ऐसा, और ब्रैकेट में a साइन थीटा। मान सही रख दिया मैंने। इधर तो a1 प्लस a2 cos थीटा का मान कैपिटल A, cos थीटा नहीं है ना, a1 प्लस a2 cos फाई का मान a cos थीटा, और वहां पर a2 साइन फाई की जगह a साइन थीटा। अब कैपिटल A कॉमन आ रहा है और अंदर आप क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। ए कॉमन आ रहा है कैपिटल ए। अब जो सूत्र आपको बताया था ना साइन ए प्लस बी का, वो काम में तो लेना है लेकिन उल्टा काम में लेना है। आज आपको बताया ना कि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो अब इसको उल्टा काम में लेना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओमेगा टी और थीटा दिख रहा है ना, तो ओमेगा टी ए की जगह है, थीटा बी की जगह है। तो अब इसको आप क्या कह सकते हैं, ए बराबर वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये है परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण, जिसमें कैपिटल ए क्या है, परिणामी तरंग का आयाम, और थीटा क्या है, परिणामी तरंग का कलांतर। तो ये है परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण, जिसमें ए अज्ञात राशि है, अभी थीटा अज्ञात राशि है। हम इन अज्ञात राशियों का भी पता लगा के छोड़ेंगे। अभी तो समीकरण आया है परिणामी तरंग का, पहला काम हो गया। आगे बढ़े, इसको कोई समीकरण नहीं देनी है ना, समीकरण 1 दी थी, 2 दी थी, 3 दी थी, अभी तक 3 समीकरण दी गई है। आगे बढ़े, लिखिए, ये उल्टा सूत्र समझ गए ना साइन ए प्लस बी का। और अच्छी बात क्या है, साइन ए प्लस बी का सूत्र 2 बार काम में आया है, एक बार सीधा सीधा और एक बार उल्टा कर दिया इसको। लिखिए, समीकरण 2 व 3 को वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को, समीकरण 2 व 3 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर देखिए अब कैसे क्या जोड़ते हैं। तो a1 प्लस a2 कॉस फाई होल स्क्वायर, a2 साइन फाई होल स्क्वायर प्लस a कॉस थीटा बराबर आएगा ना प्लस a साइन थीटा, और सबके होल स्क्वायर कर दिए और जोड़ दिया। तो इस तरह से हमने समीकरण 2 व 3 को क्या लिखा है, 2 व 3 को ना जोड़ने पर जोड़ दिया। और कैसे जोड़ा है, वर्ग करके जोड़ने पर। देख लेना, ये लिखा है ना 2 व 3 को वर्ग करके जोड़ने पर। तो अब मैं यहां, चलिए ऐसे करते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2 a1 a2 कॉस फाइव, a प्लस बी का होल स्क्वायर
याद है ना, बचपन में किया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो वही किया है मैंने, केवल इसका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस अब इसका नंबर a2 साइन फाइव, तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। LHS का तो हो गया काम, अब RHS पर गौर फरमाएं। तो यहां पर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक एक पद थे, सीधा सीधा स्क्वायर हो गया। अब कॉमन लेने की कहानी देखिए, कॉमन लेते हैं कुछ, तो कुछ क्या कॉमन ले रहे हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनको, देखो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव और इधर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, तो कॉमन आया a2 स्क्वायर, तो अंदर आया कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, है ना। तो LHS में कुछ लिखना बाकी है क्या, LHS में कुछ लिखना बाकी है क्या, बाकी है 2a1 a2 cos फाइव, बस 2a1 a2 cos फाइव, 2a1 a2 cos फाइव। और RHS में तो a2 a स्क्वायर कैपिटल A स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉमन ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक होता है और दो दो जगह पर एक हो रहा है, इधर भी इधर भी, है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर 1 होता है तो अब देखिए a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव बराबर a स्क्वायर, सही बात। तो फटाफट बता दो a क्या होगा, cos फाइव। तो हमने जिसको माना था ना कैपिटल A को, ज्ञात राशियों के पदों में उसको निकाल भी तो दिया, और ज्ञात राशियां होती है पहली समीकरण दूसरी समीकरण, ये इसमें जो भी कुछ है वो सब ज्ञात है। आपको पहली तरंग का आयाम पता है, दूसरी तरंग का आयाम पता है, दोनों तरंगों के बीच में कलांतर फाई पता है। तो जो नहीं पता था उसको ज्ञात राशियों के पदों में ज्ञात कर लिया, कैपिटल ए आ गया। ये सूत्र कोई आपके लिए नया नहीं है, दो सदिशों का परिणामी सदिश ऐसा ही कुछ होता है, तो नई चीज थोड़ी है। विस्थापन सदिश राशि होती है ना, चूंकि विस्थापन सदिश राशि होती है इसलिए सूत्र ऐसा है, सदिशों का योग अपने आप ऐसा आना ही था, आ गया। अब थीटा का और पता लगा लेते हैं, इतना काम शायद हो जाएगा। है क्या कुछ 5-10 मिनट, 6 मिनट है, 7 मिनट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 2 और 3 देखो, आपके रजिस्टर में भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो, यही है ना 2 और 3। हमने इनको वर्ग करके जोड़ा और हमें a मिल गया। अगर मैं समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग लगा दूं तो मुझे थीटा मिल जाएगा, किसके पदों में, a1 a2 और फाइव के पदों में। थीटा, थीटा है क्या वैसे, ये थीटा परिणामी तरंग का कलांतर है ना, पता लगाते हैं इसके बाद। लिखिए समीकरण, बस एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम। समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग देने पर तो देवे a2 साइन फाइव बटा a1 प्लस a2 कॉस फाइव बराबर tan थीटा। कैपिटल ए तो कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या होगा tan, क्योंकि हम 3 में
2 से भाग दे रहे हैं तो साइन अपॉन कॉस tan। तो थीटा बराबर क्या लिखोगे, जो आप लिखते हो हमेशा, tan इनवर्स a2 sin phi बटा a1 प्लस a2 cos phi। तो ये भी आपके जाने पहचाने सूत्र के जैसा ही है। परिणामी सदिश की दिशा, 2 सदिशों के परिणामी सदिश की दिशा के सूत्र ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये तरंगों के बीच कलांतर का सूत्र है, वैसा ही है ये भी, थीटा a1 a2 और फाई के पदों में। तो अगर आपको a1 a2 फाई बता दें तो आप परिणामी तरंग का आयाम निकाल सकते हैं, परिणामी तरंग का कलांतर निकाल सकते हैं। परिणामी तरंग y बराबर क्या होती है, a sin ओमेगा t प्लस थीटा। ये थी ना। तो एक काम तो ये कर लिया हमने, दूसरा ये कर लिया, इसको समीकरण 4 दे दो आप, काम आएगी आगे। आयाम वाला जो तो है ना समीकरण 4, इतना काम सबको आ जाना चाहिए। तो पहला आपने क्या किया, अध्यारोपण का सिद्धांत, वो तो एक व्यापक सिद्धांत है। 2 या 2 से अधिक तरंगे संचरित होती हुई माध्यम में किसी एक बिंदु पर मिलती है, मतलब अध्यारोपित होती है, तो परिणामी विस्थापन माध्यम के कण का क्या होता है, तरंगों द्वारा, विभिन्न तरंगों द्वारा उत्पन्न विस्थापनों का सदिश योग होता है, सदिश योग के तुल्य होता है। व्यतिकरण जो है परिभाषा आपने लिखी थी, उसके बाद लिखा था ये हेडिंग को। उसमें मुख्य बात क्या है, समान आवृत्ति, लगभग समान आयाम, एक ही रेखा, एक ही दिशा। तब अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप जो नई तरंग बनती है उसका आयाम व तीव्रता कभी अधिकतम, कहीं न्यूनतम, कहीं अधिकतम, कहीं न्यूनतम मिलते हैं। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण के गणितीय विश्लेषण के लिए हमने 2 तरंगे मानी, y1 y2, ये सब आपके सामने। ओमेगा समान है, मतलब इनकी आवृत्ति तो समान है, आयाम में थोड़ा अंतर हो सकता है। फिर हमने अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दिया, तो परिणामी तरंग का विस्थापन कैसे आता है, y बराबर y1 प्लस y2, पहली समीकरण दूसरी समीकरण रख दी, फिर साइन a प्लस बी का सूत्र लगाया, फिर पहले और दूसरे पद में से साइन ओमेगा टी कॉमन लिया ना। फिर हमने कुछ माना था, कॉमन लेने के बाद कुछ माना, और किसको माना, बिना टी वाले पद को। ये बार बार बता रहा हूं, एग्जाम में यही बातें आपको मदद करेगी। विदाउट टी वाले पद को माना, a1 प्लस a2 cos फाई को मान लिया कैपिटल A cos थीटा, a2 sin फाई को मान लिया कैपिटल A sin थीटा। समीकरण 2 और 3 और दे दिया उनको साथ में। अब समीकरण 1 में 2 और 3 से मान रखा, कैपिटल A कॉमन आ गया था, मिटा दिया मैंने तो यहाँ से, और फिर उल्टा फॉर्मूला लगाया साइन a प्लस बी का, तो आपको ऐसा समीकरण मिल गया था। फिर हमने समीकरण 2 और 3 को वर्ग करके जोड़ा, तो हमें फाइनली परिणामी तरंग का आयाम मिल गया। समीकरण 3 में 2 का भाग लगाया, थीटा मिल गया। अब इसमें तीव्रता वाली बात रह गई है, किसी तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, और फिर हम तीव्रता की बात करेंगे। फिर व्यतिकरण के 2 प्रकार होते हैं, संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस फाई के ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है, किस फाई के ऊपर, इस फाई के ऊपर। अगर फाई 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, तो संपोषी व्यतिकरण होता है, पाई का समगुणज। और अगर फाई का मान पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो, तो विनाशी व्यतिकरण होता है, विपरीत कला, पाई का विषम गुणज। तो ये संपोषी विनाशी वाली बात कल करेंगे, है ना। 75% काम हो गया है व्यतिकरण का, तो कल मिलते हैं कितनी बजे। हाँ ये भी एक टेंशन वाली बात है, कितनी बजे, 4 बजे तो आप आते ही हैं सुबह। या शाम को रख लें 7 बजे, एक दिन शाम को रख के देखे क्या अनुभव रहता है हमारा और आपका। कल 4 बजे आओ आप, और 4 बजे थोड़ा, है ना, उस तरह से आना कि सर 7 बजे आपको ले लेनी है क्लास इवनिंग, ठीक है ना। अभी तो हम